एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल न्यू अनलिमिटेड स्टडी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 हिस्ट्री का, आपके 10th क्लास का चैप्टर है ये। नेशनल अवेकनिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में नेशनल अवेकनिंग कैसे आई है। जो राष्ट्रीय जागरूकता है वो लोगों में, हमारे इंडिया के लोगों में किस तरह से आई और किस तरह से उसका स्प्रेड अप हुआ, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 की जो स्ट्रगल थी उसमें जो ब्रिटिशर्स थे या जो ब्रिटिश आर्मी थी वो हमारे इंडियन लोगों को पूरी तरह से क्रस्ट कर रही थी, पूरी तरह से कुचल रही थी, जिसके कारण जो हमारे इंडियन लोग पूरी तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। कुछ न्यू पॉलिसीज बनाई गई थी जो ब्रिटिश लोगों के द्वारा बनाई जा रही थी और हमारे इंडिया के लोगों पर वो पूरी तरह से थोपी जा रही थी। तो इस तरह से जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसमें बहुत सारे जो राज्य थे या जो स्टेट थे उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, जैसे अवध का में बिहार है और कानपुर है, और ये बहुत सारे जो 4 या 5 जो स्टेट थे वो पूरी तरह से इनमें रिवोल्ट में पूरी तरह से शामिल हुए और उन्होंने विद्रोह भी किया, रिवोल्ट भी किया। बट ये जो रिवोल्ट था वो पूरी तरह से फेल हो चुका था। अब इसके बाद क्या हुआ, 1857 के बाद जो ब्रिटिश रूल था वो कहीं ना कहीं अपना जो अधिकार था या अपना जो जज्बा था वो कहीं ना कहीं थोप रहा था इंडियंस के ऊपर। तो इंडियन रियलाइज दैट अनलेस दे वेक अप फ्रॉम द स्लम्बर एंड वर्कड विद द फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, यूनिटी, फ्रीडम एंड नेशनलिज्म इन द कंट्री विल रिमेन अंडर फॉरेन रूल। तो इंडियन ने सोचा, कुछ जो रिफॉर्मर्स थे या जो कुछ इंडियंस थे उन्होंने सोचा कि यदि हम अभी जागते या अभी हम इसकी आवाज़ उठाते तो कहीं ना कहीं हम इस फॉरेन रूल से छूट जाएंगे या जो ब्रिटिशर्स है वो हमारी यूनिटी या हमारी फ्रीडम हमें वापस दे देगी। तो इस पर बात जो थी वो सेल्फ रिस्पेक्ट की थी, जो सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं हमारे इंडियंस के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गई थी। उनकी यूनिटी वो बना रहे थे और उनका जो सोशल जो बैकग्राउंड था उसको भी वो सुधार रहे थे कहीं ना कहीं इंडियंस। तो इस तरह से जो इंडियन जो नेशनलिज्म की जो लहर आई थी, नेशनलिज्म जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीयवादिता की जो लहर हमारे इंडिया में चल रही थी वो कहीं ना कहीं हमारे अदर कंट्री में भी फैल रही थी या स्प्रेड हो रही थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम रीज़न समझते हैं कि क्या क्या रीज़न रहे नेशनल अवेकनिंग के हमारी इंडिया में। तो इंडिया में बहुत सारे रीज़न रहे। इसके फर्स्ट जो रीज़न रहा था पॉलिटिकल रीज़न। इसमें पॉलिटिकल रीज़न में हम कह सकते हैं राजनीतिक कुछ रीज़न थे, रिलीजियस एंड सोशल रिजॉर्जेंस था, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, एजुकेशन एंड थिंकर्स था। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी यूरोपियन मूवमेंट है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट रीजन रहा। फिर इम्पैक्ट ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर और द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो इस तरह से ये 7 मेन रीजन है जिसके कारण नेशनल अवेकनिंग का एक कारण बने और हमारे इंडिया में नेशनल अवेकनिंग आया है, लोगों में राष्ट्रीय जागरूकता जगाई गई है। इसके द्वारा ही जगी हमारे राष्ट्रीय जागरूकता। तो क्या इसके रीज़न है, हमने इसको पढ़ा। अब इसको डिस्कस में हम समझेंगे कि पॉलिटिकल रीज़न में क्या क्या था। तो पॉलिटिकल रीज़न में आफ्टर 1857 में जो कंपनी थी वो पूरी तरह से क्या करती, ब्रिटिश जो थी, ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हमारे गवर्नमेंट जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट को पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट में बदलना चाहती थी, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट में कुछ रूल बनाए गए उसमें, जैसे कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेफ्ट की जो नीति है, पॉलिसीज बनाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, सब्सिडरी अलायंस बनाया गया था डलहौजी के द्वारा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये जो नीतियाँ थी या पॉलिसियाँ थी ये तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट अपनी बना रही थी और जो लोग थे उनको एक्सप्लॉइट कर रही थी। तो इसमें द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास किया गया था 1858 में पास किया गया था और इसका मेन एम क्या था ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट या पास होने का, कि जो मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज इन इंडिया, जो कुछ प्रशासन या शासनिक जो संस्थाएं हैं उसको चेंज किया जाए इंडिया में, इसका मुख्य उद्देश्य था। जिसके कारण जो हमारे इंडियन नहीं चाहते थे कि यह एडमिनिस्ट्रेशन बने या कोई भी बदलाव आए हमारे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इसलिए उन्होंने ये विद्रोह किया और कहीं ना कहीं इसके लिए नेशनल अवेकनिंग की जो लहर थी यहीं से कहीं ना कहीं स्टार्ट
हुई, इसका एक पहला रीज़न है। नेक्स्ट, उस टाइम पे जो 1857 की रिवोल्ट के आफ्टर, यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, आफ्टर 1857, यानी 1857 का जो रिवोल्ट था वो पूरी तरह से दब चुका था या खत्म हो चुका था, फेलियर। लेकिन कहीं ना कहीं जो इसकी जो हार थी या फेलियर था, उसकी असफलता के कारण कुछ कंट्री या कुछ जो हमारे स्टेट थे वो भी जागरूक होने लगे, उनमें भी जागरूकता आया, अवेयरनेस आने लगी कि हमें अपनी राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, हमें अपने अधिकारों के को हनन नहीं होने देना चाहिए। तो इस तरह से जो बाकी के जो स्टेट थे उनमें भी ये कहीं ना कहीं क्रांति की लहर दौड़ रही थी। तो ये नेशनल अवेकनिंग का फर्स्ट रीज़न था। और इसमें जो 1857 के बाद की जो क्वीन बनी वहाँ की, वो बनी थी क्वीन विक्टोरिया थी, और लॉर्ड कैनिंग को वहाँ से हटा दिया गया था। तो जो विक्टोरिया थी वो उस टाइम की क्वीन रही थी। तो यूनिफॉर्म लॉज एंड जुडिशियल सिस्टम वर एस्टेब्लिश्ड। तो जो विक्टोरिया ने बहुत सारे जो सिस्टम है उसमें चेंजेस लाए, जो ब्रिटिशर्स की जो कुछ पॉलिसीज थी उसको हटाने का भी उन्होंने प्रयास किया। तो कुछ कामों में ये सफल रही थी। नेक्स्ट जो रीजन है, रिलीजन एंड सोशल रिसॉर्जेंस, इसमें कुछ रिलीजन एंड सोशल रिसॉर्जेंस हुए। अब क्या क्या थे वो रिलीजन एंड सोशल? द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आल्सो प्लेड द मूवमेंट डेवलप द फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इंडियन कल्चर इन द हार्ट ऑफ इंडियंस। इसमें सोशल रीजन जो रिफॉर्म रहे थे मूवमेंट में, उन्होंने ये आंदोलन छेड़ा कि जैसे कि राजा राम मोहन है जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, और जैसे विधवा बाल विवाह पर इन्होंने जो बढ़ावा दिया। तो इस तरह के इन्होंने काम किए। और कुछ एजुकेशनल जो रिफॉर्मर थे, जैसे अलीगढ़ में दियोबंग जो मूवमेंट चलाया गया था, तो इस तरह के जो मूवमेंट थे उसमें लोगों को जागरूक करवाया गया कि जो हमारे इंडियंस थे वो आगे आए और अपने अधिकारों के जो राइट्स के लिए अपनी लड़ाई लड़े। तो इस तरह से उन्होंने एक जागरूकता फैलाई थी। तो इस मूवमेंट में कुछ इंडियन की फीलिंग जो है या उनके जो मान्यताएं हैं या उनकी जो कल्चर है, उनकी संस्कृति को किसी तरह की ठेस ना पहुंचे, इसलिए यह आंदोलन या मूवमेंट चलाया गया था। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स कौन कौन से थे? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर कौन कौन से रहे। इसमें राजा राममोहन राय थे, स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, रामकृष्ण परमहंस और मिसेस आइनी बेसेंट। ये सारे क्या रहे? सोशल रिफॉर्मर या रिलीजियस रिफॉर्मर रहे थे। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस समाज के वो संस्थापक थे? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और स्वामी विवेकानंद जो है वो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक रहे हैं। मुस्लिम देयर वर अलीगढ़ एंड दियोबंग मूवमेंट अमॉन्ग सिख। जो मुस्लिम अलीगढ़ में चलाया गया तो दियोबंग मूवमेंट था वो सिख के लिए चलाया गया, उनके अधिकारों के लिए, उनके राइट्स के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट जो था कि इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर एजुकेशन एंड थिंकर। अब इम्पैक्ट क्या पड़ा नेशनल अवेकनिंग में कि वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस इन इंडिया। सबसे मोस्ट एमपी क्वेश्चन है कि भैया ये पूछा जाता है कि वेस्टर्न एजुकेशन किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? तो सब याद रखना, नेम इसका लॉर्ड मैक्यूले है जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया हमारे इंडिया में। इसका मेन उद्देश्य इनका क्या था कि जो वेस्टर्न कल्चर है या वेस्टर्न जो एजुकेशन है उसको ही ज़्यादा यहाँ पर डेवलप किया जा सके। जैसे वेस्टर्न जो एजुकेशन में जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया में यूज़ की जाए और इसके ही जितने भी सेक्टर है या जितने भी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किसका हो? इंग्लिश एजुकेशन ही उसमें हो, अदर या अदर लैंग्वेजेस की एजुकेशन नहीं होने चाहिए। तो उनकी यह मान्यता थी। तो स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंस्पायर्ड इंडियन। तो उन्होंने क्या किया? इंग्लिश एजुकेशन के लिए इंडियन को इंस्पायर किया, इंस्पिरेशन उन्होंने दी कि आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए, इंग्लिश के ये बेनिफिट्स है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने समझाई थी इसमें। द वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस इंडियन टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी। इसमें वेस्टर्न एजुकेशन में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मॉडर्न कॉन्सेप्ट और नेशनलिज्म। नेशनलिज्म होता है राष्ट्रवादिता। नेशनलिज्म क्या होता है? राष्ट्रीयवादिता। राष्ट्रवादिता नेशनलिज्म होता है। उन्होंने नेशनलिज्म की अपनी एक परिभाषा दी, अपनी एक लैंग्वेजेस में अपने जो एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। तो ये सारी चीज़ें थी अवेकनिंग के लिए भी।
नेक्स्ट जो था इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्परेरी यूरोपियन मूवमेंट। अब क्या इम्पैक्ट रहा यूरोपियन मूवमेंट का कि स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन को वो ज़्यादा मान्यता देना चाहते थे, स्प्रेड कर रहे थे धीरे धीरे। अब इंडियन केम इनटू द कांटेक्ट विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, और वो चाहते थे यूरोपियन की जो इंडिया के जितने भी लोग हैं वो सारे किसके कांटेक्ट में रहें, वेस्टर्न वर्ल्ड के या वेस्टर्न जो कल्चर है उसके ही या वेस्टर्न एजुकेशन के ही कांटेक्ट में रहे। जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वो कहाँ कहाँ चला गया था, ये इंस्पायर्ड होके इटली, जर्मनी, रोमानिया एंड सर्बिया इंस्पायर्ड इंडियन टू स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स। अब जैसे कि हमारा इंडिया इन ब्रिटिश जो रूल है उसके अधीन था हमारा इंडिया, उसी तरह से कई अन्य जो कंट्रीज थी वह भी ब्रिटिशर्स के अधीन थी, जैसे कि इटली है, रोमानिया है, जर्मनी है, सर्बिया है, ये भी सभी क्या थी, ब्रिटिशर्स के अधीन थी। तो जैसे ही हमारे इंडिया में लोग अवेयर होना स्टार्ट हुए, लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या अपने राइट्स के लिए लड़ने लगे, और ये कहीं ना कहीं जो स्प्रेड हुआ, ये जो मूवमेंट है जो चलाई गई हमारे रिफॉर्मर के द्वारा, ये हमारे स्टेट के अलावा अन्य कंट्री तक भी पहुंचे। अन्य कंट्री में पहुंचने के कारण जो ब्रिटिशर्स के अधीन थी, जैसे जर्मनी है, इटली है या जो रोमानिया है, वो कंट्री भी क्या होने लगी, अवेयर होने लगी अपने राइट के प्रति कि हमें इंडियन लोगों से इंस्पायर्ड होना चाहिए, उनके जो मूवमेंट वो चलाए जा रहे हैं उनसे इंस्पायर्ड होकर हमें भी अपनी राइट्स के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और रिवोल्ट करना चाहिए ब्रिटिशर्स से। तो इस तरह से 1857 की बात कर रहे हैं हम। 1857 के बाद की जो फेलियर था, उसके बाद की जो घटना है उसके बारे में नेशनल अवेकनिंग किस तरह से पूरी दुनिया में या पूरे वर्ल्ड में फैलता गया, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से इटली, जर्मनी और रोमानिया इंस्पायर्ड हुए इंडियन से, और इंडियन से इंस्पायर्ड होकर वो अपनी कंट्री में जो कुछ लोग थे उनके, तो वो उन लोगों में ब्रिटिशर्स के लिए उन्होंने क्या किया, जो नेशनल लेवल पर उन्होंने अपने राइट्स के लिए मांग की ब्रिटिशर्स से। तो इस तरह से हमें पूरे वर्ल्ड में ये स्प्रेडिंग फैलता गया नेशनल अवेकनिंग का। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मीनिंग्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। अब किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, कम्युनिकेशन किस तरह से किया गया, इसके बारे में हम समझते हैं। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट वर डेवलप्ड इन इंडिया। अब कुछ बातें जो ब्रिटिशर्स की थी वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट तो कर रहे थे हमारे इंडिया को, लेकिन हमारे इंडिया की जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं डेवलप करते जा रहे थे, जिसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो टेलीग्राम है या रोड्स है, रेलवेज है, इनमें डेवलपमेंट हो रहा था। कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ये कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे थे, बट लेकिन उनका ये फायदा था कि वो पूरी तरह से हमारे इंडिया को अपने अधीन कर ले और वो अपना राज्य अपना, ये उनका काम था, ये वो चाहते थे। तो बट ऐसा नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं हम उस टाइम पे जो हमारे जो 1857 के जो लोग थे या जो वहाँ के जो जितने भी लोग थे उनमें कहीं ना कहीं जागरूकता आई। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक्सचेंज, जो गुड्स, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो गुड्स थे उसको अच्छे से ट्रांसफर किया जाता था। गुड्स यहाँ से वहाँ एक प्लेस टू वन प्लेस टू सेकेंड प्लेस पर एक्सचेंज कर दिए जाते थे। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से डेवलप्ड हो रहा था हमारी इंडिया में। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर। अब क्या इम्पैक्ट हुआ एंशिएंट इंडियन कल्चर का कि 19th सेंचुरी में इंडियन एंड वेस्टर्न स्कॉलर मेन इंपॉर्टेंट बुक्स वर ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश फ्रॉम संस्कृत। अब कुछ जो वेस्टर्न स्कॉलर थे, कुछ मेन इंपॉर्टेंट वेस्टर्न स्कॉलर थे, उनकी जो बुक्स जो थी इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट किया जाता था संस्कृत में। कुछ संस्कृत की जो कुछ बुकें थी उनको ट्रांसलेट किया जाता था किसमें, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता था। कुछ जो स्कॉलर, जो विद्वान जिसे हम कहते हैं, स्कॉलर मीन्स क्या होता है, विद्वान, जो ज़्यादा पढ़े लिखे या ज्ञाता होते है किसी चीज़ में, उसको स्कॉलर कहा जाता है। तो स्कॉलर जो वेस्टर्न स्कॉलर थे वो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बुक लिखी थी, जिसमें कुछ इंग्लिश टू जो संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया था, कुछ संस्कृत की जो बुक्स थी उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा था। तो इस तरह से कुछ बुक्स थी वह संचार में आई थी। नेक्स्ट है द स्कॉलर्स थे, इसमें से कुछ, जिसमें है विलियम जोन्स थे, हरप्रसाद शास्त्री थे, रामकृष्ण गोपाल थे, महादेव गोविंद रानडे थे। इन्होंने इसमें अपना एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। नेक्स्ट है इंडियन न्यूज़पेपर एंड लिटरेचर।
अब क्या नेशनल अवेकनिंग का इंडियन न्यूज़पेपर लिटरेचर से क्या इम्पैक्ट पड़ा नेशनल अवेकनिंग में, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि पहले अभी के ज़माने में जैसे कि अभी हम कह सकते हैं कि हमारे पास मोबाइल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, टीवी है, लेकिन उस टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। तो कुछ लोग जो जितने भी न्यूज़पेपर वगैरह रहते थे, मैगजीन्स वगैरह रहती थी, तो लिटरेचर जो थे वो बुक्स वगैरह लिखते थे, या मैगजीन्स वगैरह जो लिखते थे वो अखबारों में जो छापे जाते थे, न्यूज़ जो होती थी, उससे यह अवेकनिंग हमारे जो राष्ट्र है, हमारे देश में कहीं ना कहीं स्प्रेड होती गई। तो इसका सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान रहा था वो न्यूज़पेपर का रहा था नेशनल अवेकनिंग में। द रिटर्न ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी, D.L. रॉय एंड रविंद्रनाथ टैगोर हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशनल अवेकनिंग। और नेशनल अवेकनिंग में कुछ ऐसे जो रिफॉर्मर या जो लिटरेचर थे या लिटरेरी थे, जो जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया इस नेशनल अवेकनिंग में, जिसमें कुछ नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, और कुछ ऐसे अन्य जो महत्वपूर्ण रोल इन्होंने अपना दिया। द रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड इट्स सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा, ये बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ये लिखा गया था। ये सॉन्ग वंदे मातरम बिकेम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जो हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ा ही एक स्रोत था या सोर्स था इंस्पिरेशन के लिए, और इसने पूरे राष्ट्र में एक एकजुटता या यूनिटी या फ्रीडम को एक नई इंस्पायर किया, एक नई तरह से इंस्पायर किया, जिससे कि हमारे पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में जो फ्रीडम या यूनिटी की जो लहर है वह स्प्रेड होती गई। तो ये नेशनल अवेकनिंग में कुछ हमने बातें इसमें पढ़ी। नेक्स्ट में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पॉलिसीज आई, इसमें एल्बर्ट बिल के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अवेकनिंग के और क्या कारण थे इसके बारे में हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो जितने भी सोशल के वीडियो बनेंगे वो आपकी नोटिफिकेशन पर आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड